आपके मोबाइल नंबर पर चंद सेकंडों में लोन लेने और आसान किस्तों में जमा करने का मैसेज या फिर कॉल जरूर आई होगी। अगर नहीं आई है तो आने वाले दिनों में आ जाएगी। ये लोग आपसे मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर कुछ जानकारियां शेयर करने के लिए कहेंगे। बस यहीं से इनके जाल में फंसने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन लोन ऐप्स के जरिए भारी भरकम ब्याज पर पैसा उधार लेने वालों से अगर कर्ज चुकाने में जरा भी देरी हो जाती है तो उन्हें अक्सर धमकियां और भद्दी भद्दी गालियों का सामना करना पड़ता है। यह पूरी परिस्थिति इस तरह के कर्जदारों के लिए एक प्रताड़ना बन गई है। ये लोन कंपनियां बिना किसी अंडरराइटिंग के आकस्मिक परिस्थितियों में काम चलाने के लिए तुरंत पैसा देती हैं और बाद में ये उधार लेने वालों से मोटा पैसा वसूलती हैं। अगर आप अपना ब्यौरा मोबाइल ऐप में डालते हैं तो वे आपको लोन देते हैं। इस कर्ज को बाद में वापस करना होता है। जब तक आप तय वक्त पर पैसे चुकाते हैं तब तक सब कुछ अच्छा रहता है। चीजें तब बिगड़ती हैं जब आप लोन की रकम चुकाने में देरी करते हैं। दूसरी बात, इनसे लोन लेना जितना आसान है इन्हें चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। कई लोगों के लिए ये लोन एक मानसिक प्रताड़ना के दौर के रूप में सामने आता है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें लोन्स के चलते गंभीर प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और फ़ोन का इस्तेमाल करना जानते हैं वह कई दफ़ा अपनी ज़रूरतों के लिए इन ऐप्स से लोन लेते हैं, लेकिन जब इन्हें चुकाने में देरी होती है तो उन्हें भयंकर मुश्किलों और तनाव से जूझना पड़ता है। आमतौर पर जब बैंक या किसी दूसरी वित्तीय संस्था से लोन लिया जाता है तो ब्याज दर 1 से 1.5% प्रतिमाह होती है, लेकिन इन पर ऐप आधारित कर्जों में ब्याज की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इनमें कोई कागज की फॉर्मेलिटी नहीं होती है। इन कर्जों में ब्याज पर ब्याज चढ़ता है। दिनों के आधार पर ब्याज तय होता है। हफ्ते के आधार पर ब्याज तय किया जाता है। लोन चुकाने में देरी होने पर मूलधन पर पेनल्टी लगती है, साथ ही ब्याज पर भी पेनल्टी वसूली जाती है। आमतौर पर कहीं भी महीने के आधार पर ब्याज का आकलन नहीं किया जाता है, लेकिन इन ऐप्स में यह आकलन दिन, हफ्ते और महीने के आधार पर किया जाता है। बैंक और दूसरे बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFC किसी को लोन देते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। यह फीस लोन की मात्रा पर आधारित होती है। यह प्रोसेसिंग फीस आमतौर पर लोन की रकम के 1% से भी कम होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के तौर पर आपको लगभग 5,000 रुपये से भी कम देने होते हैं। लेकिन ऐप आधारित लोन ऐसे नहीं चलते। ये महज 5,000 रुपये के लोन के लिए 4,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के ले लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोग आखिर ये लोन लेते ही क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि ये ऐप्स आपसे आपकी आमदनी का कोई प्रमाण नहीं मांगते हैं। ये आपका सिविल स्कोर भी नहीं देखते हैं, जबकि कोई भी बैंकिंग संस्थान या NBFC आपका सिविल स्कोर चेक किए बगैर आपको लोन नहीं देता है। सिविल एक ऐसा स्कोर होता है जिससे आपकी किसी लोन को चुकाने की हैसियत का पता चलता है। इससे यह भी पता चलता है कि आपने कहीं अपने पिछले लोन चुकाने में देरी या डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। इन्हीं के आधार पर आपका स्कोर तय किया जाता है और बैंक लोन देते वक्त इस स्कोर का इस्तेमाल आपकी लोन चुकाने की काबिलियत का अंदाज़ा लगाने में करते हैं। जितना ऊंचा सिविल स्कोर होता है आपकी लोन चुकाने की संभावना उतनी ही मजबूत होती है। कुछ ऐप्स आमदनी के प्रमाण और सिविल स्कोर को वेरीफाई करते हैं और अपने दिए गए कर्जों को एक प्रक्रिया के तहत वसूलते हैं, लेकिन ऐसे ऐप्स चुनिंदा ही हैं, जबकि ऐसे ऐप्स को भारी तादाद है जो लोन देने के नाम पर लूट मचा रहे हैं। इस तरह के ऐप्स लोगों की पैसों की आकस्मिक ज़रूरतों और तुरंत लोन मिल जाने की सहूलियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। आमतौर पर हम हर तरह की सर्विस के लिए सरकार को GST का भुगतान करते हैं, लेकिन ये ऐप्स GST के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ये ऐप्स उनसे कर्ज लेने वालों से GST वसूलते हैं, लेकिन यह पैसा सरकार को नहीं चुकाया जाता है। इसका मतलब यह है कि GST के दायरे में आए बगैर ये GST का पैसा भी अपने ग्राहकों से वसूलते हैं। अगर GST लिया जाता है तो उस संस्थान का GST नंबर भी दिया जाना चाहिए, लेकिन ये ऐप्स
ऐसा कोई खुलासा नहीं करते हैं। अगर रीपेमेंट में देरी हो जाती है तो फर्जी कानूनी नोटिस फ़ोन पर भेजे जाते हैं। इनमें लिखा होता है कि चूंकि आप अपने लिए गए लोन को चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, ऐसे में हम आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं या फिर एक्शन लेने जा रहे हैं। इनसे कहा जाता है कि आप कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए तैयार रहें। लेकिन ये नोटिस फर्जी होते हैं। ये ऐप्स इसी तरह के नोटिस कर्जदारों के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजते हैं। जिन लोगों को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होती, वे इस नोटिस को देखकर डर जाते हैं। इन ऐप्स से लोन लेने के बाद इन्हें तय समय सीमा के भीतर चुकाना होता है। ऐसा नहीं होने पर लोन चुकाने की डेडलाइन के दिन सुबह 7 बजे से ही ये ऐप्स आपको लगातार फ़ोन कॉल्स करने लगते हैं। ये दर्जनों बार आपको फ़ोन करते हैं और इनकी भाषा धमकाने वाली होती है। अगर किसी भी वजह से आप डेडलाइन से एक दिन भी चूक गए तो बस आपकी मुसीबत शुरू हो जाती है। ऐप्स के कर्मचारी इस तरह के आदेश से शुरुआत करते हैं कि भीख मांगो लेकिन पैसे वापस करो। यह इनकी पहले चरण की कार्रवाई होती है। अगले चरण में ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि आपने उनका रेफरेंस दिया है। ये आपके रिश्तेदारों से कहते हैं कि आपको यह लोन चुकाना होगा। इसके साथ ही लोन लेने वाले और उसके रिश्तेदारों के बीच संबंध या तो खत्म हो जाते हैं या फिर खराब होने के कगार पर हो जाते हैं। ये ऐप्स आपके कई रिश्तेदारों को इस तरह से फ़ोन करते हैं कि अंतिम चरण में ये लोन लेते वक्त आपकी दी गई तस्वीरों का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी तस्वीरें डालने लग जाते हैं। ये उधार लेने वाले के दोस्तों और रिश्तेदारों का एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें उधार लेने वालों की फ़ोटो डालते हैं और उसका कैप्शन देते हैं कि फलां शख्स धोखेबाज है या ये शख्स पैसे चुकाने से बच रहा है। यह प्रताड़ना यही खत्म नहीं होती है। इनसे कहा जाता है कि आप अब 100 रुपये इकट्ठे कीजिए और इसका लोन चुकाइए। ये सब बेहद बुरे अंदाज में इनसे कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें नंबर कहाँ से मिलते हैं। हर स्मार्टफोन में अगर हम कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे कुछ मंजूरियां मांगी जाती हैं। आमतौर पर ऐप इंस्टॉल करते वक्त इन मंजूरियों का ब्यौरा पढ़े बगैर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और सभी तरह की मंजूरियों के लिए हामी भर देते हैं। इन मंजूरियों को देने का मतलब यह है कि ऐप आपकी सभी फ़ोटोज़ और कॉन्टैक्ट नंबरों तक पहुंच सकता है और उनका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता है। इन ऐप्स से लोन लेने वाले एक बटन को दबाते हैं और इसके साथ ही ऐप को उनके सभी कॉन्टैक्ट नंबर निकालने की ताकत मिल जाती है। ओके बटन के दबने के साथ ही उधार लेने वाले के सभी कॉन्टैक्ट ऐप्स चलाने वालों के पास पहुंच जाते हैं। उधार लेने वाले को यह पता नहीं चलता है कि लोन लेने पर उसके फ़ोन के सभी संपर्क ऐप वालों के हाथ में चले जाएंगे। जब हम कोई कर्ज लेते हैं तो हमें वह पैसा चुकाना पड़ता है, लेकिन इस भुगतान का एक तरीका होता है। इसमें सरकार के तय किए गए नियमों को मानना होता है। इस तरह के कर्जों में ब्याज की दरें तार्किक होनी चाहिए। इन कर्ज देने वालों को बताना होता है कि वे किस चीज़ के लिए कितना चार्ज ले रहे हैं। ये चार्ज एक दायरे में होने चाहिए। इन संस्थान को लोगों को पैसा चुकाने के लिए वक्त देना चाहिए, लेकिन ये संस्थान इस तरह के किसी रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। यही असली समस्या है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कर्ज देने वाली एजेंसियों में ऐसी चुनिंदा ही हैं जो कि रेगुलेशंस के मुताबिक चल रही हैं। बाकी की सब एजेंसियां लोगों को प्रताड़ित करती हैं और उनका मकसद लोगों को लूटना होता है। अब आपको हम बताते हैं कि इस मामले में कानून क्या कहता है। भारत में बैंकों को रेगुलेट करने वाले रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी इन ऐप्स के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बनाए हैं। ऐसे में पुलिस पहले से मौजूद कानूनों के आधार पर इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इन कानूनों में बैंकिंग रेगुलेशंस, आईपीसी, आईटी कानून शामिल हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या इन सब के पीछे चीन की भूमिका हो सकती है। इस बारे में चीज़ें स्पष्ट होना अभी बाकी है कि इन ऐप्स में चीनी संस्थानों की क्या भूमिका है। कुछ लोगों का कहना है कि लोग चीन में मौजूद सर्वर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि इन ऐप्स में
पैसा भी चीनी वित्तीय संस्थान लगा रहे हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। 25 दिसंबर को साइबराबाद पुलिस ने एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों को लोन देने वाले ऐप के खिलाफ मामले में गिरफ्तार किया है। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि उन्होंने क्यूबवॉक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के हेड को अरेस्ट किया है, जो कि एक चीनी नागरिक है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में हेड ऑफिस के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है और इसका नाम स्काईलाइन इनोवेशंस टेक्नोलॉजी रखा गया था। इस कंपनी में जिक्सिया झेंगा उमापति अजय डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। इस कंपनी ने 11 लोन ऐप डेवलप किए हैं। यह कंपनी बड़े पैमाने पर पैसे वसूल रही है और इसके काम करने के तरीकों में धमकियां देना शामिल रहा है। मौजूदा वक्त में कंपनी के प्रतिनिधि पुलिस कस्टडी में हैं। अब आपको बताते हैं कि आरबीआई इस मामले में क्या कहता है। रिजर्व बैंक में रजिस्टर्ड बैंक्स और राज्यों के कानून के हिसाब से काम करने वाले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एनबीएफसी ही केवल लोन दे सकते हैं। इसी वजह से लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को किया जाना चाहिए। आपको किसी भी अनाधिकृत ऐप्स या अपरिचित लोगों को अपने आईडी दस्तावेज नहीं देने चाहिए। आपको ऐसे ऐप्स के बारे में पुलिस या sechat.rbi.org.in पर भी शिकायत करनी चाहिए। इसी तरह से आरबीआई के यहाँ रजिस्टर्ड वित्तीय संस्थानों के नाम आरबीआई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जानकारों का क्या कहना है। फिनटेक कंपनियां यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के मेल को लेकर बड़े पैमाने पर चिंताएं पैदा हो रही हैं। आरबीआई इनसे निपटने की तैयारी कर रहा है, महज इस वजह से कि आपको चुटकियों में कर्ज मिल जाता है। इस तरह की कंपनियों से लोन लेना ठीक नहीं है। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि न केवल कंपनियों ने बल्कि लोगों ने भी समूह बना लिए हैं और वे इस तरह के ऐप्स के जरिए लोन बांट रहे हैं। क्लाउड फंडिंग लोन, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप भी लोन बांट सकते हैं। जब क्रेडिट कार्ड कंपनियों की शुरुआत हुई थी तब भी ऐसी ही समस्याएं सामने आई थी। फाइनेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर लोन बांट रहा है तो इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम उससे लोन ना लें। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसे भरोसेमंद बैंक, सरकारी और निजी बैंकों और दूसरे आरबीआई से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास लोन के लिए जाना चाहिए। हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक यही उद्देश्य है कि आप किसी भी तरह की तकनीकी धोखेबाजी से बचें। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और बिना किसी जांच पड़ताल के अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में हर किसी ऐप को इंस्टॉल ना करें।